God bless you, my dear student. Today I am going to start data handling. In this chapter, you will learn how we deal with data. Data or data, both are same thing. In general, we call it data, but its correct pronunciation is data. So, you adjust yourself. Now, what is we are going to learn in it? डाटा हैंडलिंग. इस वर्कशीट में, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन, और नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग कहेंगे डेटा. डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन. उसको इकट्ठा किया जाता है कुछ सूचना, कुछ जानकारी के लिए. इसके बाद जब ऑब्जर्वेशन है, नंबर है, तो कोई नंबर छोटा होगा, कोई नंबर बड़ा होगा, कोई सबसे छोटा होगा, कोई सबसे बड़ा होगा. तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे अगर हम सबसे छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमें मिलेगा रेंज. रेंज जो है डिफरेंस होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का. सो रेंज इक्वल हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. इसका हम लोग ध्यान रखेंगे कि पहले की क्लास में, क्लास 5 में शायद तुम लोग पढ़े होंगे एवरेज. इसी एवरेज को हम लोग कहेंगे मीन. कोई डिफरेंस नहीं है, बोथ आर सेम थिंग. एवरेज के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करे थे सम ऑफ एडेंट्स बाय नंबर ऑफ एडेंट्स. एडेंट का मतलब जिसको ऐड करते हैं, जिन नंबर को ऐड किया जाता है उसको एडेंट कहते हैं. अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, एवरेज के जगह हम लोग मीन का यूज करेंगे और यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे. जो सारे नंबर्स को ऐड करते थे वही है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जहां एडेंट्स था उसकी जगह ऑब्जर्वेशन कर दिए बस. तो रेंज का फॉर्मूला याद कर लो, मीन का फॉर्मूला याद कर लो, और एक और चीज ध्यान रखनी है कि ये सम है और ये नंबर है, ये मीन है. यहां से नंबर को लेफ्ट लाएंगे तो मीन इंटू नंबर हो जाएगा और ये इक्वल सम होगा. तो सम इक्वल मीन इंटू नंबर, ये बहुत काम देगा, इसको भी याद कर लो. लेट्स स्टार्ट. Chapter 12 Data Handling, Worksheet 1. In the first question, it is given that attendance of a week in a school. एक स्कूल है जिसमें बच्चों का अटेंडेंस लिया गया है पूरे सप्ताह में, मंडे टू सैटरडे. संडे छोड़ देना है. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 डेज. तो 6 डेज का जो अटेंडेंस लिया गया है उसको यहाँ लिखा गया है एक साल. 425, 430, 400, 408, 410 और 423. नाउ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मीन अटेंडेंस. ये जो हमने अटेंडेंस लिया है उस अटेंडेंस का मीन क्या है, एवरेज क्या है. तो एज वी लर्न इन अर्लियर क्लासेस, हमें इन नंबरों को क्या करना है, ऐड करना है. सबसे पहला काम तो इन नंबरों को ऐड करना है और जितने नंबर्स को हमने ऐड किया है उससे डिवाइड करना है. Write here given data, all the numbers. Remember, there is a word observation. जब इस नंबर्स को हम सेपरेटली बोलेंगे तो वो ऑब्जर्वेशन होगा. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, लाइक दैट. और जब एक साथ ये ग्रुप में रहेगा तो इसको हम लोग डेटा कहेंगे. सो मीन इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन by number of observation. Sum, we have to find it sum. So write here all these numbers: 425 plus 430 plus 400 plus 408 plus 410 plus 423. And number of observation 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Write here 6. Add them. If you add it, you will get 2496. Divided by 6. Divide it. 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 3 रह गया, 3 पे 6 36 and 6 6 जा 36, 416. The mean of the attendance is 416. Now question number 2. Question number 2 में दिया है
कि 10 लड़कों का हाइट सेंटीमीटर में है, उस हाइट में ये बताना है कि सबसे लंबे लड़के का हाइट क्या है, सबसे छोटे लड़के का हाइट क्या है, और ये जो हाइट्स है उसका रेंज क्या है, मीन क्या है, और कितने बच्चों का हाइट जो है मीन हाइट से कम है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमें इस डाटा को अरेंज करना होगा पहले, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट है, ताकि हम लोग आसानी से जवाब दे सकें कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इज 151 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय इज 128 सेंटीमीटर। वेरी इजी। नाउ रेंज क्या होता है, सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले के बीच का डिफरेंस, अंतर। सो राइट हियर रेंज इक्वल हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। 151 minus 128, it is 23. So the range of the data is 23. क्वेश्चन नंबर 2 में दो और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है मीन हाइट निकालना है, और दूसरा है कि कितने बच्चों का हाइट जो है वो मीन हाइट से कम है। नंबर ऑफ बॉयज हुज हाइट्स इज लेस देन मीन हाइट। एज वी नो, when we have to find mean, first of all we add all the observation. So right here, sum of all observations, these are the observations, write them and add them. After addition you will get 1421 centimeter. Remember, these are in centimeter. Number of observations, you can count it, it is 10. So mean equals sum of all observation by number of observation. 1421 divided by 10 equal 142.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक बात मैं तुम्हें अलग से बता देता हूँ कि जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो टेंस प्लेस वाला डिवाइड होता है, वंस प्लेस वाला डिवाइड नहीं होता है। 10 1 जा 10, तो वंस प्लेस वाला या तो रिमाइंडर बन जाता है या फिर डेसिमल पार्ट में चला जाता है। तो यहाँ पर हम इसको डेसिमल पार्ट में लेंगे। 142.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ 142 सेंटीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। सो राइट हियर द मीन हाइट इज 142.1 सेंटीमीटर। नाउ हाउ मेनी बॉयज आर देयर हुज हाइट इज लेस देन मीन हाइट, दैट मीन्स लेस देन 142.1। लुक हियर 143, दिस इज मोर देन मीन हाइट. So count from here. 139 is less, 135 is less, 132 is less, 128 is less. 1, 2, 3, 4. There are 4 boys. 4 boys whose heights are less than the mean height. Now question number 3. A group of students was given a special test. The test was completed by various students in following duration of time in minutes. Find the mean time taken by the student to complete the test. Find the new mean if another student who took 14 minutes is also included. यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चों से जो टेस्ट लिया गया उस टेस्ट को कंप्लीट करने में बच्चों ने 17 मिनट, 19 मिनट, 20 मिनट इस तरह समय लिया। तो इसका मीन निकालना है, मीन टाइम, कि लगभग इन सारे बच्चों ने कितने मिनट में टेस्ट को कंप्लीट किया। वी नो दैट जब भी हमको मीन निकालना होता है हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते हैं। सो राइट हियर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, add them. After addition you will get 250 and number of observation 1, 2, 3, 4. If you count it, it will be 10. So divide this sum by number. You will get here 25. Cancel 0. It is 25. That means the mean time taken by the student to complete the test is 25 minutes. यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब मीन निकालेंगे तो ये यूनिट जो है इसको मेंशन जरूर करेंगे, इसको लिखेंगे। अब इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इतने सारे बच्चों का जो टाइम लगा है 10 बच्चों का, इसमें अगर एक और टाइम इंक्लूड किया जाए 14, मतलब यहाँ पे हम लिख दें +14, तो यहाँ +14 लिखेंगे, इसका मतलब 250 + 14। सो ये नया वाला जो सम होगा, न्यू सम 250 + 14 हो जाएगा।
और यहाँ ये नंबर जो है ऑब्जर्वेशन का ये 10 है, और एक और ऑब्जर्वेशन बढ़ गया तो 10 + 1 ये 11 हो जाएगा. Add them. 264/11 it is 24 minutes. 11 2 जा 11 4 जा. Thus you got the new mean is 24 minutes. I hope it is clear. Now question number 4. The enrollment of a school during 7 consecutive years was as follows: 1580, 2020, 2580, 3200, 3550, 3710, 4010, like that. Find the mean enrollment of the school for this period. मीन निकालना है तो सबको ऐड करना होगा. Find the new mean if the enrollment of the current year, that is 4270, is also included. अब ये तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा हो गया. वहां भी एक नया नंबर को इंक्लूड कर रहे थे, यहां भी एक नया नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं. दैट मीन्स बोथ आर सेम क्वेश्चंस. सो लेट्स डू इट. मीन इनरोलमेंट फॉर्मूला लगाना है. सम ऑफ ऑल इनरोलमेंट्स बाय नंबर ऑफ इनरोलमेंट्स. यहाँ पे हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी लिख सकते हैं. ऑल दीज नंबर्स आर ऑब्जर्वेशंस. Now add them. 1 2 3 4 5 6 7. Write here 7. After addition, 20,650 divided by 7, it is 2,950. So the mean enrollment of the school is 2,950. हमेशा याद रखेंगे जब भी मीन निकालना हो सारे नंबर्स को ऐड करना है और जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देना है. क्लियर? अब यहाँ पे एक नंबर बढ़ रहा है 4270, तो यहां तक लिखने के बाद प्लस लिखेंगे 4270, या फिर हम ऐड कर चुके हैं पहले ही तो यहां लिखेंगे 20,650 प्लस 4270, और यहाँ 7 + 1 लिखेंगे. 7 + 1 ये हो जाएगा 8, एंड दिस विल बी 24,920. If you divide it, you will get here 3,115. So the new mean enrollment of the school is 3,115. Got it? 3,115 right here. Now question number 5. In a factory, the total number of workers are 25. Out of them, the average monthly salary of 15 workers is 8,500 rupees, whereas the other 10 workers have an average salary of rupees 9,800. Find the monthly average salary of all the 25 workers. यहाँ पर क्या कह रहा है कि टोटल वर्कर्स तो हैं 25, लेकिन यहाँ सैलरी जो 25 वर्कर्स का एक साथ दिया हुआ नहीं है, ना ही सेपरेटली दिया हुआ है. और 25 वर्कर्स का सैलरी का मीन निकालना है. और हम जानते हैं कि मीन तभी निकलेगा जब हमको सम मालूम रहेगा. सम को नंबर से डिवाइड करेंगे, मीन निकल जाएगा. तो पहले हमको सम पता करना है कि 25 वर्कर्स टोटल मिलाकर कितना अर्न कर रहे हैं, उनकी मंथली सैलरी का सम क्या है. तो इसके लिए हम लोग ध्यान देंगे, जो हमारे पास एक फॉर्मूला है मीन निकालने का, मीन इक्वल सम बाई नंबर. यहाँ से हम नंबर को इधर ले आते हैं तो ये सम इक्वल मीन इनटू नंबर. इसका हम लोग यूज करेंगे कि अगर हमको सम निकालना है तो मीन और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. देखते हैं इसका यूज हम क्या कर रहे हैं. एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर्स. ये 15 वर्कर्स का एवरेज दिया हुआ है मंथली सैलरी का, ₹8,500. तो अभी मैंने बताया था मीन को नंबर से इंटू करिए. ये मीन हुआ और ये नंबर हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सम आएगा 1,27,500. इसका मतलब ये हुआ कि 25 वर्कर्स का टोटल जो मंथली सैलरी है, सम जो उसका है वो 1,27,500 है. इसी तरह से ये दिया हुआ है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 10 वर्कर्स इक्वल ₹9,800.
ये एवरेज है या मीन है, मीन और नंबर को इंटू करेंगे और ये सम आ जाएगा 98,000। 15 वर्कर्स का टोटल सैलरी सम मालूम हो गया, 10 वर्कर्स का टोटल मालूम हो गया। 15 और 10 इस दोनों को प्लस करेंगे तो 25 वर्कर होगा और ये 1,27,500 और 98,000 को प्लस करेंगे, दोनों का मिलाने पर टोटल सैलरी होगा 25 वर्कर्स का। सो इफ यू वांट टू फाइंड द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 25 वर्कर्स, राइट हियर सम ऑफ मंथली सैलरीज ऑफ 25 वर्कर्स। 25 वर्कर्स का मिलाने के लिए 15 वर्कर्स का सैलरी प्लस 10 वर्कर्स का सैलरी को मिला दिए, ऐड करने पे आया 2,25,500। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9,020। मिल गया। द मंथली एवरेज सैलरी ऑफ 25 वर्कर इज 9,020। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज सैलरी ऑफ 19 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज ₹12,000 पर मंथ। मंथली सैलरी जो भी उनको मिल रहा है उसका एवरेज है 12,000। If the salary of the manager is ₹42,000 per month, find the average monthly salary paid to all the employees। यहाँ पर भी एवरेज निकालना है, दैट मीन्स मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए सबको सम करना ही पड़ेगा, तो पहले हम लोग सम करेंगे, लेकिन सम के लिए हमारे पास डायरेक्ट नंबर्स नहीं दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 19 वर्कर्स, ये दिया हुआ है और हम जानते हैं कि सम निकालना है तो एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2,28,000। मंथली सैलरी ऑफ मैनेजर ये अलग से दिया है 42,000। वर्कर्स की सैलरी 2,28,000, मैनेजर की सैलरी 42,000। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल 20 लोग जो वहां काम करते हैं, जो वहां के एम्प्लॉय हैं, वर्ड हम चेंज करेंगे, वर्कर और मैनेजर के लिए हम लोग यूज करेंगे एम्प्लॉयज। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड सम ऑफ मंथली सैलरीज ऑफ 20 एम्प्लॉयज। ऐड करो 2,28,000 प्लस 42,000, 2,70,000। Number of employees 19 worker 1 manager, that means 20। 20 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 13,500। So the average monthly salary paid to all the employees is ₹13,500। Now question number 7, the mean of 9 observations was found to be 35. Later on it was discovered that an observation 81 was misread as 18। Find the correct mean of the observations। यहाँ पर जब मीन निकाला गया 9 ऑब्जर्वेशन का तो 35 आया, लेकिन बाद में पता ये चला कि गलती से जहाँ 81 पढ़ना था वहाँ उन्होंने 18 पढ़ लिया। कभी कभी ऐसा होता है। तो अब करेक्ट मीन निकालना है, क्योंकि ये जो मीन निकला था वो तो गलत हो गया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले गलत सम निकालेंगे कि जो एडिशन हुआ था वो हमारा गलत था, तो गलत वाला जो सम था वो क्या था। राइट हियर मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इक्वल 35। सम निकालने के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मीन को मल्टीप्लाई करते हैं। सम ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इक्वल 35 इंटू 9 इक्वल 315, but it is not correct। Why it is not correct? Because we read 18 in place of 81। हमने 18 पढ़ लिया था किसकी जगह पे, 81 की जगह पे। जहां 81 पढ़ना था वहां पे हमने 18 पढ़ लिया। तो ये सही वाला है और ये गलत वाला है। सही वाला को हम ऐड कर देंगे और गलत वाला को इस 315 से गलत वाला को हटा देंगे, मतलब 18 माइनस कर देंगे और 315 में 81 प्लस कर देंगे जो सही था। सो करेक्ट सम इक्वल 315 प्लस 81 माइनस 18। 315 प्लस 81 396 माइनस 18 378। दिस वाज रॉन्ग बट दिस इज करेक्ट। सो करेक्ट मीन इक्वल 378 by 9 इक्वल 42।
द करेक्ट मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज 42। ध्यान रखेंगे हमसे गलती क्या हुई थी कि 18 बोल दिए थे, किसकी जगह पे 81 की जगह पे। तो 81 को लगा देना है और 18 को माइनस करना है, किससे, जो पहले वाला सम था उसमें। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 27। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज 25। फाइंड द एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन। कह रहा है कि 5 नंबर है, इसका जब हम मीन निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये 27 आ रहा है। अब उसमें से एक नंबर को हम एक्सक्लूड कर दिए। एक्सक्लूड मतलब निकाल देना, जैसे एक स्टूडेंट किसको कहते हैं, जो स्कूल छोड़ देता है। तो एक्सक्लूडेड मतलब निकाल दिया गया एक नंबर को। तो एक नंबर निकाल दिए, तो पहले 5 नंबर था, अब कितना रहा, सिर्फ 4 नंबर। जब 4 नंबर रहा तो मीन भी तो 27 से कम हो जाएगा, और ये मीन दे दिया है 25। मीन ऑफ 4 नंबर्स हो गया 25, मीन ऑफ 5 नंबर्स 27। दैट मीन्स एक नंबर की वजह से ये मीन में चेंजेज आया है। तो पहले हम सम निकालेंगे दोनों का, और जो सम में डिफरेंस होगा वही हो जाएगा नंबर। मीन ऑफ 5 नंबर्स 27, सम ऑफ 5 नंबर्स, इसके लिए मीन को नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इट इज 135। अब इसमें से एक नंबर को निकाल दिया गया है, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। इसका क्या मतलब हुआ कि अब मेरे पास जहां 5 नंबर था 4 है, और इसका मीन है 25। फिर मीन और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया 100। जब हम 5 नंबर को ऐड कर रहे हैं 135 आ रहा है, और जब 4 नंबर को ऐड कर रहे हैं 100 आ रहा है। इसका मतलब एक नंबर की वजह से ये कमी आई है। तो वो कमी क्या है, 35। 135 माइनस 100 इज इक्वल टू 35। सो एक्सक्लूडेड नंबर इज 35। Question number 9. The mean of 8 numbers is 27. If one number is included, then the mean is 26. Find the included number. यहाँ include हो रहा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में exclude हो रहा है, तो मतलब हट रहा था, इसमें अंदर आ रहा है, एक और नंबर बढ़ रहा है। प्रोसेस सेम रहेगा। मीन ऑफ 8 नंबर्स 27, पहले इसका सम निकालेंगे। Sum of 8 numbers 27 into 8 216। 1 number is included, एक नंबर बढ़ गया है, 8 से 9 हो जाएगा। मीन ऑफ 9 numbers 25, ये दिया हुआ है। Sum of 9 numbers, मीन को और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 225। पहले ये सम था 216 और अभी सम है 225, ये बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि एक नंबर 1 नंबर और इसमें आ गया, इंक्लूड हो गया। तो किस नंबर की वजह से ऐसा हुआ है, उस नंबर को फाइंड करना है। तो इस दोनों का डिफरेंस निकालना होगा। इंक्लूडेड नंबर इक्वल टू 25 माइनस 216 9। इसका मतलब है कि वो 9th नंबर जो है वो 9 है, जो बाद में ऐड किया गया। द इंक्लूडेड नंबर इज 9। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। इन ए सर्टेन हॉस्पिटल द मीन बर्थ रेट ऑफ वीक वाज 35। If the mean birth rate from Monday to Thursday was 32 and that of Thursday to Sunday was 36, find the number of births on Thursday. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मीन बर्थ रेट ऑफ अ वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, 7 days इज 35, ये 35 है। तो पहले सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ बर्थ्स इन 7 days, 35 इंटू 7 245। अब इसके बाद कह रहा है कि मंडे से लेकर थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 डे। मीन बर्थ रेट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे इज 32। नाउ यू हैव टू फाइंड सम ऑफ बर्थ्स इन 4 days। 32 into 4 128। मीन बर्थ रेट फ्रॉम थर्सडे टू संडे, इट इज 36 गिवन। सम ऑफ बर्थ्स इन 4 days, 36 into 4 144। क्वेश्चन में दिया हुआ था मंडे से थर्सडे का मीन एवरेज, हमने सम निकाल लिया। थर्सडे से संडे का मीन दिया था, हमने सम निकाल लिया कि कुल मिलाकर कितने बच्चों का जन्म हुआ मंडे से थर्सडे के बीच में, तो 128। कितने बच्चों का जन्म हुआ थर्सडे से संडे, तो 144 मिला के, सब मिला के। यहाँ पे गौर करेंगे थर्सडे 2 बार आया है, तभी तो
ये 4 डेज और ये 4 डेज 8 डेज हो गया। 4 डेज में 128 बच्चे का जन्म हुआ और 4 डेज में 144, ये दोनों मिला दें तो 272 बच्चे का जन्म हुआ। कितने दिनों में? 8 दिनों में। लेकिन सप्ताह में तो 7 ही दिन होता है, तो 7 दिन में कितने बच्चे का जन्म हुआ? 245। ये 8वां दिन कहाँ से आया? 8वां दिन इसलिए आया क्योंकि थर्सडे 2 बार हो गया है, तो 2 बार हो गया तो एक बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 8 में से 7 को माइनस करेंगे। सम ऑफ बर्थ्स इन 8 डेज 272, इसमें से माइनस कर देंगे। सम ऑफ बर्थ्स इन 7 डेज 245, माइनस के बाद आएगा 27। इसका मतलब थर्सडे को कितने बच्चे का जन्म हुआ? 27। राइट हियर फाइनल आंसर, द नंबर ऑफ बर्थ्स ऑन थर्सडे इज 27. Okay, dear student, I hope you understood. Thank you.